हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल RN एजुकेशन फाउंडेशन, जहां हम कंप्लीट कर रहे हैं NCERT क्लास 10 की साइंस। और हम पहुंच चुके हैं चैप्टर 4 पे। और बहुत ही अच्छी बात है कि आज हमारे चैप्टर 4 का क्या है, लास्ट पार्ट है। मतलब हमने आज केमिस्ट्री को पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है। तो हमारा जो आज का टॉपिक है बच्चों, वो ये है कि कुछ ऐसे कार्बन कंपाउंड हैं जो मैक्सिमम कार्बन कंपाउंड हमारे लिए इनवैल्यूएबल होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो हमारे लिए बहुत यूजफुल है, कमर्शियली यूजफुल है और उन्हें हमें पढ़ना भी है। और वो कार्बन कंपाउंड जो है उनमें से दो हमें कोर्स में हमारे दिया गया है। पहला है इथेनॉल और दूसरा है एथेनोइक एसिड। ठीक है, तो इन दोनों के बारे में हमें पढ़ना है। लेकिन मैं आपको बता दूं, अब आपके कोर्स में क्या क्या चीजें बची हुई हैं। ओनली प्रॉपर्टीज एंड यूजेस, आपको सिर्फ यही पढ़ना है। बाकी जो पार्ट है आपको अब स्किप कर देना है, अब उसे आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मैं आपको इथेनॉल और इथेनोइक एसिड का फॉर्मूला बना के बताता हूं, जैसे कि आपका थोड़ा सा वार्म अप हो जाए, उसके बाद हम अपने टॉपिक पे चलेंगे। इथेनॉल मींस होगा कार्बन कितना होगा 2, बाकी सब पे होंगे हाइड्रोजन और एक जगह क्या होगा अल्कोहल। ठीक है, एक जगह क्या होगा OH। ठीक, क्या हो जाएगा C2H5OH। ये क्या हो गया हमारा इथेनॉल। इथेनोइक एसिड पे आ जाते हैं। ठीक हो गया, यहाँ पे हो जाएगा COOH मींस CH3COOH। ओके, ठीक है, अब हम चलते हैं अपने मेन टॉपिक पे। पहला हमारा जो पार्ट आ जाता है प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल, हमें यही पढ़ना है। प्रॉपर्टीज में ध्यान से देखिएगा, आपको एक एक चीज याद करके रखना है कि आपको क्या क्या चीजें सीखनी है। तो इथेनॉल क्या है, इथेनॉल जो है लिक्विड होता है कब रूम टेम्परेचर पे, मतलब 25 to 28 डिग्री के टेम्परेचर तक ही क्या होता है, मतलब 28 डिग्री टेम्परेचर तक ये लिक्विड ही होता है। फॉर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथेनॉल अगर आपको देखना है तो टेबल 4.1 पे अभी डिस्कस करते हैं। इथेनॉल इज कॉमनली कॉल्ड अल्कोहल, इसको कॉमनली हम अल्कोहल कहते हैं। वैसे तो हम क्या करते हैं, अल्कोहल एक फंक्शनल ग्रुप है, वहां पे मेथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल बहुत कुछ होगा, बट इतना इसका वाइड यूज है, कमर्शियली इतना यूज है कि इसको जनरली अल्कोहल बोला जाता है। और ये एक एक्टिव इंग्रेडिएंट है सारे अल्कोहलिक ड्रिंक्स का। ठीक है, तो ये एक्टिव इंग्रेडिएंट है, इसीलिए इसको डायरेक्ट अल्कोहल कह रहे हैं। इन एडिशन बिकॉज ऑफ ए गुड सॉल्वेंट, ये बहुत अच्छा सॉल्वेंट है, तो हम इसको बहुत सारी मेडिसिन बनाने में यूज कर सकते हैं, जिसमें हम बहुत सारी चीजों को डिसॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि टिंचर आयोडीन। सेकेंड वन इज कॉफ सिरप। ठीक, तो यहाँ और मेनी टॉनिक्स, इन सबको बनाने के लिए क्या होता है, अल्कोहल यूज किया जाता है। आप देखिए बहुत सारे टॉनिक्स होते हैं जिनको बच्चों को पिला दीजिए तो वो धीरे धीरे थोड़े लेजी हो जाते हैं, सो जाते हैं। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि उसमें क्या मिला हुआ होता है, अल्कोहल। और कौन सा अल्कोहल है वो, एथिल अल्कोहल मींस एथेनॉल है। ठीक है, तो इसलिए क्योंकि इसको मेडिसिन बनाने में यूज क्यों किया जाता है, क्योंकि ये गुड सॉल्वेंट है। फिर इट इज आल्सो सॉल्युबल इन वाटर इन ऑल प्रोपोर्शन, जितना भी प्रोपोर्शन आप दो ये हमेशा वाटर सॉल्युबल होगा। Consumption of small quantities of dilute ethanol cause drunkenness, मतलब इसका डाइल्यूट थोड़ा सा पार्ट आप लीजिए, डाइल्यूट कर लीजिए, वाटर मिक्स कर लीजिए, उसके बाद भी अगर आप इसको ड्रिंक करते हैं तो आपको फिर भी नशा हो जाता है। ठीक है, इवन दो द प्रैक्टिस इज कंडेमेंड, इसीलिए ये प्रैक्टिस कंडेमेंड की गई है। कंडेमेंड है मतलब यहाँ पे तो बताया जा रहा है कि आपको कोई भी अल्कोहल कंज्यूम नहीं करना चाहिए। ठीक है, इट इज अ सोशली वाइड स्प्रेड प्रैक्टिस, हम सबको पता है ये बात। हाउएवर इनटेक ऑफ इवन अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ प्योर इथेनॉल कॉल्ड एब्सोल्यूट अल्कोहल, अगर आप प्योर इथेनॉल मतलब 100% अल्कोहल, बिल्कुल भी वाटर उसमें नहीं है, इट कैन बी लीथल, ये आपके लिए बहुत ही लीथल हो सकता है, मतलब आपकी लाइफ के लिए खतरा हो सकता है। Also long term consumption of alcohol lead to many health problems। ठीक है, जैसे किडनी फेलियर, बाकी चीजें, और सबसे बड़ी चीज आपका जो मेंटल स्टेटस है उतनी देर के लिए बहुत बिगड़ जाता है। तो ये क्या चीजें हैं,
इसीलिए आपको अल्कोहल का कंजम्पशन नहीं करना चाहिए। तो इतनी प्रॉपर्टी हमें पढ़ना है, ठीक है, जितना हमने अभी देखा। क्या क्या, ये रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है, इसको कॉमनली अल्कोहल कहते हैं। ये एक्टिव इंग्रेडिएंट है सारे अल्कोहलिक ड्रिंक्स का। ये गुड सॉल्वेंट इसलिए टिंचर, आयोडीन या फिर कॉफ सिरप और टॉनिक बनाने में इसका यूज करते हैं। और ये जो है अगर डाइल्यूट इथेनॉल यूज करें हम, तो ये क्या होता है, तब भी ड्रंकेननेस हो सकती है उस पर्सन को। और इसमें जो है एब्सोल्यूट अल्कोहल अगर कोई यूज कर लेता है तो ये लीथल भी हो सकता है फॉर लॉन्ग टर्म कंजम्पशन। इससे बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स भी होती हैं, ठीक है। आगे है रिएक्शन ऑफ इथेनॉल। ये रिएक्शन दिया गया है इथेनॉल का किसके साथ, सोडियम के साथ, जिसमें सोडियम इथॉक्साइड बन रहा है। सेकंड है यहाँ पे ये रिएक्शन दिया गया कंसंट्रेट H2SO4 से, तो यहाँ पे क्या दिया है, पहले इथेनॉल है, ठीक। फिर यहाँ पे क्या बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है एथीन, और क्या बन रहा है, वाटर। मैं इसको आपको इतना रफली क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आपके सिलेबस में अब नहीं पढ़ना आपको, ठीक है। हाउ डू अल्कोहल अफेक्ट लिविंग बीइंग्स, आइए देखते हैं। ये हमारी जानने की चीजें, आपको अपनी डेली लाइफ में ये सारी चीजें देखने को मिलती होंगी, आप इससे डील करते होंगे, तो आप सोचते तो होंगे ना कि अल्कोहल ऐसा क्या कर देता है कि लिविंग बीइंग्स को इतना ज्यादा चेंज हो जाता है उसका माइंड, उसकी एक्टिविटीज, ठीक है। तो देखिए, जब कोई लार्ज क्वांटिटी में अल्कोहल कंज्यूम करता है तो ये इसके मेटाबॉलिक प्रोसेसेस को स्लो कर देता है। क्या करता है, स्लो, एंड टू डिप्रेस द CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिप्रेस कर देता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम भी आगे हम पढ़ेंगे, बट आपको मैं बता दूं जो हमारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है बॉडी का, उसको ये डिप्रेस कर देता है। और इसकी वजह से लैक होता है किसका, कोऑर्डिनेशन, मेंटल कंफ्यूजन, ड्रोसिनेस, मतलब यहाँ पे क्या होगा, आप कुछ भी नहीं समझ पाओगे, लोअरिंग ऑफ द नॉर्मल इनहिबिशन, एंड फाइनली स्टूपर, बिल्कुल आप कुछ भी नहीं समझ पाओगे। एट द एंड आप बिल्कुल किसी चीज को क्लियरली समझ ही नहीं पाओगे। समझ में आ रहा है, चीजें देखोगे फिर भी आप नहीं समझ पाओगे। द इंडिविजुअल मे फील रिलैक्स विदाउट रिलीजिंग दैट हिज सेंस ऑफ जजमेंट, मतलब वो अपने जजमेंट भी नहीं कर सकता अगर उसने अल्कोहल का कंजम्पशन किया है, बिकॉज ऑफ की कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन उसकी बॉडी में काम नहीं कर रहा है, उसके सेंस ऑर्गन उसके ब्रेन से अब अटैच तो है बट वो उनमें कोऑर्डिनेशन रख ही नहीं पा रहा है। सेंस ऑर्गन से सारे जो उनके मैसेजेस हैं वो आ तो रहे हैं, अंदर की तरफ आ रहा है उसकी बॉडी में, बट ब्रेन उनको इंटरप्रेट नहीं कर पाता है, ठीक है। Sense of timing and muscular coordination have been seriously impaired, ठीक है। मतलब जो मस्कुलर कोऑर्डिनेशन है सब कुछ गायब हो जाता है। आप उसको होल्ड करने को बोल दो कोई चीज तो हाथ में होल्ड नहीं कर पाएगा, आप उसको एक स्ट्रेट लाइन में चलने को बोल दो तो चल नहीं पाएगा, क्योंकि ये सब चीजें इंटरप्टेड हो जाती है, ठीक है। Unlike ethanol, intake of methanol is very small quantity can cause death. अगर हम इथेनॉल यूज करते हैं तो ये तो ये हाल है, आपको पता है, लेकिन अगर मेथनॉल यूज कर ले तो फिर क्या होता है, तो ये डेथ कॉज कर सकता है, मतलब ये बहुत ज्यादा हार्मफुल है। मेथनॉल इज ऑक्सीडाइज्ड टू मेथेनॉल इन द लिवर, लिवर में जाते ही एल्डिहाइड बन जाता है। मेथेनॉल रिएक्ट रैपिडली विद द कंपोनेंट ऑफ सेल, और जैसे ही मेथेनॉल बनता है, एल्डिहाइड बनता है, ये सेल के कंपोनेंट से रिएक्ट करना शुरू करता है, और ये प्रोटोप्लाज्म को क्या कर देता है, बाइंड करने लगता है और गाढ़ा कर देता है। व्हाट इज प्रोटोप्लाज्म, आप क्लास 8 की एनसीईआरटी में अगर पढ़े हो तो ठीक है, अगर नहीं पढ़े तो मैं आपको बता देता हूँ। जो ह्यूमन बॉडी में सेल होती है, किसी भी लिविंग सेल की मैं बात कर लूं, अगर वो यूकैरियोटिक सेल है या फिर प्रोकैरियोटिक सेल है, उनके बीच में जितना भी लिविंग पार्ट होता है इट इज प्रोटोप्लाज्म। और सारे प्रोटोप्लाज्म में क्या होता है, यही एल्डिहाइड जाकर के उनसे रिएक्ट करता है। इन मच द सेम वे एन एग इज कोएगुलेटेड बाय कुकिंग, बिल्कुल वैसा ही हो जाता है जैसे कि आप किसी एग को बॉईल कर दो वो कुक हो जाए, उसी तरह से प्रोटोप्लाज्म हो जाता है, कुक हो जाता है एक तरह से। इट आल्सो अफेक्ट द ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व कहाँ होती है, ऑप्टिक नर्व होती है हमारी आई से कनेक्टेड होती है और ब्रेन तक जाती है। उसके बाद कॉजिंग ब्लाइंडनेस, और अंधापन आ जाता है अगर कोई मेथनॉल का कंजम्पशन कर ले तो। इथेनॉल इज एन इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट, लेकिन इसके बारे में हमने अभी ऊपर ही पढ़ा। So prevent the misuse of ethanol produced for industrial use, तो हमें इसको कंजम्पशन के लिए ना यूज करके सिर्फ क्या करना चाहिए, इंडस्ट्रियल यूज करना चाहिए। It is made unfit for drinking by adding poisonous substances like methanol to it,
और अगर इसमें मेथनॉल मिला दिया जाए तो ये क्या हो जाता है, पॉइजनस हो जाता है हमारे लिए, क्योंकि ये डेथ तक कॉज कर सकता है, क्योंकि हमारा प्रोटोप्लाज्म कुक हो जा रहा है ना, आपको पता है। Dyes are also added to color the alcohol blue so that it is be identified easily. This is called the denatured alcohol. अगर किसी अल्कोहल में डाई डाल करके उसको कलर कर दिया गया है तो denatured alcohol हो जाता है, मतलब कि वो अब कंजम्पशन के लिए फिट नहीं। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। पुरानी एनसीईआरटी अगर आपके पास होगी तो आपको ये पार्ट नहीं दिखेगा, ठीक है। तो मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ अल्कोहल को फ्यूल की तरह कैसे यूज कर सकते हैं। और आजकल ये बहुत चल रहा है, क्योंकि आपको पता है कि एक दिन ये पेट्रोलियम खत्म हो जाएगा तो अल्कोहल का यूज हम क्या करते हैं, फ्यूल की तरह करते हैं। शुगर केन प्लांट आर वन ऑफ द मोस्ट एफिशिएंट कन्वर्टर ऑफ सनलाइट इनटू केमिकल एनर्जी। उसके शुगर केन जूस का यूज करके हम क्या करते हैं, इसके जो मोलासेस प्रिपेयर होते हैं which is fermented to give alcohol, उसको हम अगर क्या करते हैं, फर्मेंटेशन करा दे तो अल्कोहल बन जाता है इथेनॉल। और कुछ कंट्रीज में ये यूज किया जाता है पेट्रोल में ऐड करके, जैसे हमारी यूपी में भी किया जाता है। और ये क्लीनर फ्यूल है और ये बहुत आसानी से which give rise to only carbon dioxide and water on burning insufficient air। और ये सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का फॉर्मेशन करता है, ना कि कार्बन मोनोऑक्साइड का। तो काफी अच्छा है यूज करने में, ठीक है। चलिए अपने टॉपिक नंबर 2 पे चलते हैं, इथेनोइक एसिड पर। इथेनोइक एसिड क्या है, इसको कॉमनली, जैसे हमने उसको अल्कोहल कॉमनली बोला था, अब इसको हम क्या बोलते हैं कॉमनली, इसको हम बोल सकते हैं एसिटिक एसिड। और ये किस ग्रुप को बिलोंग करता है, कार्बोक्सिलिक एसिड का, जहां पे 5 to 8% सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड इन वाटर। अगर हम 5 से 8% एसिटिक एसिड को वाटर में डिसॉल्व कर दें तो उसी को विनेगर कहते हैं, सिरका, ठीक है। और इसको क्या किस तरह से यूज करते हैं, इसका यूज क्या है, इसको प्रिजर्वेटिव की तरह यूज कर सकते हो आप। किसको प्रिजर्व करते हैं, पिकल्स को, ठीक है। प्योर इथेनोइक एसिड को अगर 290 केल्विन पर मेल्ट कर सकते हो आप, एंड ऑफन इसको फ्रीज कर सकते हो विंटर में, ये अपने आप फ्रीज हो जाता है। और इसीलिए इसका नाम क्या है, ग्लेशियर एसिटिक एसिड। ये कोल्ड क्लाइमेट में अपने आप क्या हो जाता है, फ्रीज हो जाता है, इसीलिए ग्लेशियर एसिटिक एसिड इसको बोल रहे हैं। उसके बाद कुछ ग्रुप है ऑर्गेनिक कंपाउंड के जिनको कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। ये अकेला कोई कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं है, बहुत सारे चीजें जैसे मेथेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड, पेंटेनोइक एसिड, बहुत सारे कार्बोक्सिलिक एसिड हैं। और इसीलिए एसिड लगा हुआ है तो नेचर क्या होगा, एसिडिक होगा, मतलब इनका पीएच क्या होगा, लेस देन 7। हाउएवर लाइक मिनरल acids like HCl which are completely ionized, carboxylic acid are weak acid। HCl की तरह ये completely ionized होता है, फिर भी ये क्या है, weak acid है। क्या है, weak acid। चलिए अब नंबर आता है रिएक्शंस का, जो कि फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये आपके कोर्स से निकाल दिया गया तो हमें इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। थर्ड पार्ट आते हैं। आज हमारा ये अगला जो लास्ट टॉपिक बचा है, ये क्या है, सोप एंड डिटर्जेंट्स, सोप और डिटर्जेंट का पार्ट। सबसे पहले मैं सोप और डिटर्जेंट बताता हूं, फिर मैं मिसल पे आऊंगा कि ये कैसे काम करता है, ठीक है। तो छोड़िए इसको, पहले हम स्टार्ट करते हैं। जैसे हमारे क्लॉथ पर जो गंदगी होती है, most dirt is oily in nature, and as you know oil does not dissolve in water। the molecule of soap are, अब मॉलिक्यूल जो होते हैं सोप के वो क्या होते हैं, ये होते हैं सोडियम या फिर पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ये सोप का डेफिनेशन है, क्या, सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। द आयनिक एंड ऑफ सोप इंटरैक्ट विद वाटर, जो इसका आयनिक एंड होता है वो वाटर के साथ इंटरैक्ट करता है, एंड द कार्बन चेन इंटरैक्ट विद ऑयल। और जो चेन होती है, जैसे मैं आपको यहाँ बना के बता दूं, आयनिक एंड है और ये चेन है, ये चेन है हमारा, कौन सी चेन, कार्बोक्सिलिक एसिड की, और ये हमारा आयनिक एंड है जो कि किससे रिएक्ट करेगा, ये वाटर की तरफ, और ये किसकी तरफ होगा, ये होगा डर्ट जो कि ऑयली होती है नेचर में, ठीक है। The soap molecule thus form structure called micelle, और ऐसा स्ट्रक्चर बनता है, ऐसे ढेर सारे
हेड और टेल स्ट्रक्चर जब सर्कुलर फॉर्म में बॉल के शेप में आते हैं तो उसको मिसेल का फॉर्मेशन होता है। ये मिसेल है वेयर वन एंड ऑफ द मॉलिक्यूल टुवर्ड द ऑयल ड्रॉपलेट व्हाइल द आयनिक एंड फेसेस आउटसाइड। यहाँ पे जो चेन वाला पार्ट होता है वो ऑयल की तरफ होता है और जो फेस वाला पार्ट होता है मतलब इसकी जो आयनिक एंड का फेस होता है वाटर की तरफ होता है। दिस फॉर्म एन इमल्शन इन वाटर, ये वाटर में एक इमल्शन बनाता है। द सोप मिसेल thus help in pulling out the dirt in water and we can wash our cloth clean। अब क्या करते हैं हम, जैसे ही हम इसको जैसे इमल्सिफिकेशन हुआ वो थोड़ा सा वेटेड हो जाता है और जो डस्ट या ऑयल होता है वो कहाँ जाता है, हमारे कपड़े से बाहर वाटर में आ जाता है और जब हम पानी से वॉश करके कपड़ा बाहर निकालते हैं तो बिल्कुल क्लीन हो चुका होता है। सोप का एक्शन जस्ट ऐसे ही है, ठीक है। अब जैसे मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ, यहाँ पे मिसेल का फॉर्मेशन हो रहा है, हाइड्रोफिलिक एंड है, हाइड्रोफोबिक एंड है। हाइड्रोफिलिक का मीनिंग यही होता है कि जो वाटर लविंग हो, हाइड्रोफिलिक ये आपका हेड रीजन होता है, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ। और ये हाइड्रोफोबिक जो टेल रीजन है जो कि डर्ट की तरफ होगा, यहाँ पे हमारा क्या होगा, ऑयल या डर्ट होगा। अब ये जाता है ग्रीस या फिर ऑयल है, जैसे इससे ऐड होता है, देखिए वाटर से क्या हो रहा है, ऊपर की तरफ आ रहा है और धीरे धीरे क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है, हमारे कपड़े से बिल्कुल अलग हो जाता है, क्लीन हो जाता है। यही है सोप का एक्शन। और यहाँ पर देखिए यही मिसेल का फॉर्मेशन है, ठीक है। मिसेल का फॉर्मेशन में थोड़ा आपको क्लियरली बता देता हूँ, ज्यादा है नहीं इसमें। यहाँ पे देखिए सोडियम या पोटेशियम हेड है इसका, ये आपका सोडियम और पोटेशियम का हेड हो गया। उसके बाद ये कार्बोक्सिलिक एसिड की चेन हो गई जो कि कहाँ है, अंदर की तरफ, ऐसे ये दिख रही होगी, ठीक। और यहाँ पर हमारा यही ऑयल या डर्ट है यहाँ पे, जो कि मिसेल के फॉर्मेशन के बाद हमारी क्लॉथ से अलग हो जाता है और फिर क्या होता है, क्लॉथ से अलग होकर के फिर क्लीन कर देता है क्लॉथ को, ठीक है। ये सोप का एक्शन हो गया। अब हमारा कुछ नॉलेज की बातें यहाँ पे डिटर्जेंट के बारे में करते हैं। Have you ever observed while bathing the foam is formed with the difficult clay and an insoluble substance sebum remain after washing with the water। कभी-कभी हम बहुत ज्यादा साबुन यूज करके कपड़ों को धुलते तो हैं लेकिन वहाँ पे सीकम तो बन जाता है insoluble सा, लेकिन कपड़ा साफ नहीं होता। ये इसलिए होता है because the reaction of soap with the calcium and magnesium salt while cause the hardness of water। तो यहाँ पे वाटर कैसा था, हार्ड वाटर था, जो कि क्लियरली वो मिसेल का फॉर्मेशन होने ही नहीं दे रहा था क्योंकि डिसॉल्व नहीं हो पा रहा था। Hence you need to use larger amount of soap। अब आपको ज्यादा साबुन यूज करना पड़ेगा। अब इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हम एक और कंपाउंड को यूज कर सकते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, डिटर्जेंट बोलते हैं। और ये क्या है, क्लेंजिंग एजेंट है, मतलब सफाई करता है चीजों की। डिटर्जेंट आर जनरली सोडियम सॉल्ट ऑफ सल्फोनिक एसिड। अब इसको देखिए, इसका डेफिनेशन क्या है, ये सोडियम सॉल्ट होते हैं सल्फोनिक एसिड के, या फिर अमोनियम सॉल्ट होते हैं विद क्लोराइड और ब्रोमाइड आयंस, या तो क्लोराइड या फिर ब्रोमाइड आयंस। वहां पे कार्बोक्सिलिक एसिड था। बोथ हैव लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन, और दोनों में क्या होती है, एक लंबी हाइड्रोकार्बन की चेन होती है। और ये जो चार्ज एंड होता है कंपाउंड का, ये कोई भी इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट बनाते ही नहीं है, मतलब ये कुछ भी बनाएंगे तो वो वाटर सॉल्युबल ही होगा, इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट नहीं बनेगा। द कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयन इन हार्ड वाटर, और ये कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन जो है एक सॉल्युबल प्रेसिपिटेट बनाते हैं। सॉल्युबल मतलब होते हैं, इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट नहीं बनाते। दे रिमेन इफेक्टिव इन हार्ड वाटर, मतलब अगर वाटर हार्ड भी है तो भी डिटर्जेंट क्या रहेगा, ये काफी इफेक्टिव रहेगा, सोप की तरह ये यूजलेस नहीं हो जाएगा। यहाँ पे डिटर्जेंट आर यूजुअली यूज्ड टू मेक शैम्पू एंड प्रोडक्ट ऑफ क्लीनिंग क्लॉथ्स। यहाँ शैम्पू और क्लीनिंग क्लॉथ अगर आपको करना है तो आप उसके लिए डिटर्जेंट का यूज करके प्रोडक्ट बना सकते हो। अब मैं इन शॉर्ट आपको एक बार रिवाइज करा देता हूँ। डिटर्जेंट क्या होता है, ये सोडियम सॉल्ट होते हैं सल्फोनिक एसिड या फिर अमोनियम सॉल्ट के विद क्लोराइड या फिर ब्रोमाइड आयंस, ठीक है। और ये क्लेंजिंग एजेंट है जो कि क्या करता है, हार्ड वाटर में भी काफी यूजफुल है। और इसको शैम्पू और क्लीनिंग क्लॉथ्स को क्लीन करने के लिए हम क्या करते हैं, यूज करते हैं, ठीक है। कब यूज करते हैं, जब हमारा जो सोप है वो काफी सारा यूज होने के बाद भी वहां पर सीकम का फॉर्मेशन करता है, इंसॉल्युबल चीजें बना देता है, प्रेसिपिटेट बना देता है, जिससे हमारा कपड़ा साफ नहीं होता। तब हम क्या यूज करने वाले होते हैं, तब हमें क्या यूज करना चाहिए, हमें डिटर्जेंट यूज करना चाहिए। सो गाइस, आज हमारा ये टॉपिक हो गया है ओवर, और अब हम
बायोलॉजी की तरफ बढ़ने वाले हैं, मतलब जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा वो बायोलॉजी पे होगा। हमने पूरा का पूरा केमिस्ट्री कंप्लीट कर लिया है। बाकी जो एक्सरसाइज या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हम कब डिस्कस करेंगे, जब आपके एग्जाम काफी क्लोज आ जाएंगे। पहले तो आप पूरा कोर्स तो कवर करके उसको समझ तो लीजिए, अपने कंसेप्ट को क्लियर कर लीजिए। उसके बाद जब हमें प्रैक्टिस करनी होगी तो हम बहुत अच्छे से प्रैक्टिस भी करेंगे और आपका कोई कंसेप्ट नहीं छूटेगा, ठीक है। तो अब जो नेक्स्ट वीडियो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो जो देने वाला हूँ आपके बायोलॉजी से रिलेटेड होगा और उसके बाद हम फिजिक्स स्टार्ट करेंगे। सो हमारे साथ बने रहिए और हमारा पूरा ये जो सीरीज चल रही है आप उसको एंजॉय करिए, पढ़िए और अच्छे मार्क्स लेकर के आइए। सो गाइज, डू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।